अवाइन जनवरी की तंदु तेज हवा में वो बारीक मैले गुलाबी दुपट्टे से औरतों की तरह थोड़ी और निचला मुंह छुपाए खुद को सर्दी से बचाने की तगुदो में आगे बढ़ रही थी। उसके पैरों में किसी बड़े नाप के हवाई चप्पल थे, जिसके आगे से उसका नीला होता पांव आधा बाहर जा रहा था। कमीज की आस्तीन खींचते हुए वो हर बार अपनी सुर्ख नाक को रगड़कर बंद मुट्ठियों में गर्म फूंक मार लेती तो सर्दी का एहसास जरा कम हो जाता। उसके कदम मुसलसल उस दुकान की तरफ बढ़ रहे थे जहां से वो रोजाना दूध लेती थी। एक पाव दूध, हस्बे मामूल उसने पहुंचते ही ऊंची आवाज से कहा। दुकानदार ने दीवार पर छोटे बड़े लिफाफों में से सबसे छोटे लिफाफे की तरफ हाथ बढ़ाकर एक झटके से खींचा कि जब वो उसकी तरफ देखे तो वो एक आंख दबाकर उसके माथे पे आने वाले बल देख सके। लेकिन ऐसा सिर्फ एक बार, ये शायद आखिरी बार ही हुआ था। उसकी नज़र उन बिस्किटों पर थी जिन्हें वो बहुत चाहते हुए भी खरीद नहीं सकती थी। जैसे ही दुकानदार ने दूध को लिफाफे में डालकर सिरे को गोल गोल घुमाकर गिरा दी, उसने फौरन ही अपनी बंद मुट्ठी खोली और चुरमुरा सा नोट शोकेस के शीशे की तरफ उछाला। दूध वाले लिफाफे को दुआ जैसे हाथ बनाकर थामा ताकि दुकानदार के हाथ से उसका हाथ मस ना हो, और तेजी से दुकान से बाहर आ गई। फूंकों से किए गए गर्म हाथ फिर से ठंडे हो गए थे। तेज कदमों से चलती उस 10 साला लड़की के चेहरे पर अब खौफ था। जो जो वो गली के करीब हो रही थी, उसके कदम बोझल होने लगे। ये गली आते हुए महज सुनसान गली थी, वापसी पर किसी पुलिस रात से कम नहीं हो जाती थी। लम्हा भर जायजा लेने के बाद एकदम दूसरे घर का नीला लोहे का गेट खुला। उसने तेजी से कदम गली की तरफ बढ़ाए। ये क्या? वो रुकी। एक जनाना हाथ गेट से बाहर निकला, हाथ में छोटी सी देगची थी जिसका पानी पास की नाली में बहाकर हाथ फिर से गेट के अंदर चला गया। गेट बंद होने के साथ ही उसके अरमानों पर भी ओस पड़ गई। नीले गेट का वो बूढ़ा हमदर्द जो सुबह की चहलकदमी के लिए रोज उसी वक्त निकलता था, अनजाने में उसका मसीहा बनकर उसे ये गली पार करवा देता था। आज वो नहीं निकला था। खुदाया, ये क्या हो गया? अब मैं घर कैसे जाऊंगी? बहुत सारे लम्हे उसने नीले गेट को देखकर बिता दिए। आखिर हिम्मत करते हुए पैरों में चप्पलों को सेट किया और दूध वाला लिफाफा मजबूती से थामकर एक झटके से चलना शुरू कर दिया। चंद कदम तेज चलने के बाद अब उसने दौड़ना शुरू कर दिया। एक धुन थी कि जल्द से जल्द ये गली पार हो जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब्दुल जब्बार कसाई का काला कुत्ता, जो सुबह 10-11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक उसके साथ दुकान पर रहता था, रात में उसके घर की चौकीदारी करते हुए गली में गुजरने वाले हर शख्स पर भूखा करता था। वो जो ही कसाई के घर के दरवाजे तक पहुंची, कुत्ता बहुत जोर से उस पर भूखा। वो घबरा कर उछली और भागने के लिए कदम बढ़ाए। उसका चप्पल पांचे में आ गया और वो मुंह के बल गिरी। दूध का लिफाफा उसके हाथ से गिरकर फटा और देखते ही देखते सारा दूध जमीन ने चूस लिया। उसका दुपट्टा कुत्ते के पैरों में था। रोते हुए वो उठकर फिर से भागने लगी तो उतरी हुई चप्पल डर कर कुत्ते की तरफ फेंकी। वो वहीं रुककर खामोश हो गया। हैरत से उसने मुड़कर देखा तो कुत्ता वहीं खड़ा था। अब उसने पास पड़ा पत्थर उठाकर मारा तो वो भागकर घर के अंदर चला गया। उससे पीछे नीले गेट से वो बूढ़ा भी सर पर सफ़ेद टोपी और सलेटी स्वेटर पहने निकला। कुछ पा लेने के एहसास से सरशार होकर वो रोता चेहरा खुश करती हुई अपने दुपट्टे तक आई। इत्मीनान से दुपट्टा ओढ़कर मोतदिल कदमों से घर की तरफ बढ़ रही थी। कौन है? 25-30 साल की औरत ने आहट सुनकर पूछा। वो अंधी थी और बेवा भी। बान की चारपाई पर यूं बैठी थी जैसे किसी के इंतजार में हो। पास ही उसकी लाठी भी थी। उसने पांव चारपाई से नीचे किए तो सिलाई की हुई जुराबें नजर आईं। घर क्या था? बस एक छोटा सा कमरा और साथ इतने हुजम का बरामदा कि अगर चारपाई रख दी जाए तो गुजरने वाले को रास्ता न मिले। कोने में गुसलखाना भी था। अम्मा, मैं हूँ नीली। औरत के उठते कदम रुके और वापस से पांव काली शाल में छुपा लिए। पास ही पुराने जमाने की अंगीठी में आग जल रही थी।
اس نے مٹی کے تیل والے چولہے پر بغیر دودھ کے 1 کپ چائے بنائی، پاس رکھے ٹرنک سے 3 رسک نکالے، تھالی میں 2 رسک اور 1 کپ چائے رکھ کر وہ بھی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ اس کے ہاتھ میں بھی ایک رسک تھا جسے وہ دانتوں سے کترتے ہوئے مسکرائی جا رہی تھی۔ آج چائے میں دودھ نہیں ڈالا نیلی؟ ایک گھونٹ بھر کر اس کی ماں نے بے ذائقہ چائے کے بارے میں سوچوں میں ڈوبی نیلی کو پکارا۔ اچھا؟ اس کی آنکھوں میں کچھ حاصل کر لینے کی خوشی چمک رہی تھی۔ ماں نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا تو کہا، نیلی تو سن رہی ہے، تو نے چائے نہیں چکھی کیا؟ چائے ٹھیک تو ہے۔ اپنا باقی کا رس بھی جب ماں کی تھالی میں رکھا تو انہیں اور حیرت ہوئی۔ تو نے چائے پی بھی لی؟ آج تیری گرم چائے کو پھونکے مارنے کی آواز نہیں سنی۔ وہ ناشتہ ختم کر چکی تو ماں کی تھالی کو اس کی گود سے اٹھا کر کمرے کے کونے میں رکھ کر بولی، ویسے نہ سوچا کر ماں، میں نے آج چائے ٹھنڈی کر کے پی ہے۔ اپنے جھوٹ پر بھرپور مسکراتے ہوئے اس نے سوچا، بھلا جو ڈر آج مرا ہے اس کی خوشی میں آج تو کیا ساری زندگی بھی چائے کو ہاتھ نہ لگاؤں۔ جھوٹے برتنوں کو نل کے پاس لے جا کر دھونے لگی تو پانی گرنے کی آواز سے ماں پھر بولی، نیلی ٹھنڈے پانی میں ہاتھ مت مار، بیمار ہو گئی تو یہ اندھی تیرا علاج بھی نہیں کرا سکے گی۔ آجا اندر بیٹھ جا، آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ماں کی بات پر وہ ہنسی اور سب برتنوں کو جگہ پر لگا کر وہ ہاتھ پہنچتے ہوئے بولی، اچھا میں کام پر جا رہی ہوں، خالہ زیبن آئے گی تو اس کے ساتھ چلی جانا، میں واپسی پر وہاں آ جاؤں گی، خالو کے 50 روپے بھی دینے ہیں۔ اچھا، رب رکھا۔ دروازہ بند کر کے وہ اینٹوں والے بھٹی کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں اس کے ساتھ کام کرنے والی سکو بھی مل گئی۔ سکو کا شوہر ہیروئنچی تھا اور اس کے 2 بچے تھے۔ ایک دن نشے میں سڑک پر جا رہا تھا کہ کسی ٹرک نے کچل دیا۔ بھٹی پر کام کرنے والی ایسی ہی بیوہ، کماری اور اس کی ہم عمر بچیاں تھیں۔ بھٹی کا مالک ایک ٹھیکیدار تھا اور اس کے علاوہ اس کی منڈی میں 5 ٹرک بھی تھے۔ وہ تو سارا دن وہی ہوتا، لیکن اس کا ایک ملازم شامو بھٹی پر رہ کر مزدوروں پر نظر رکھتا۔ مہینے کے شروع میں ٹھیکیدار آ جاتا اور مزدوروں میں تنخواہ بانٹ دیتا۔ اس موقع پر بقول شامو کی سفارش کے جس مزدور نے بھی زیادہ کام کیا ہوتا اس کے معاوضے میں 50 سے 200 روپے تک کا اضافہ کر دیا جاتا۔ ایک بار نیلی نے ماں کے بخار کے لیے حکیم سے 50 روپے کی دوا لی تھی اور یہ رقم خالو سے ادھار لی تھی، جس کا تذکرہ وہ نرمی گرمی دونوں طرح کر چکے تھے۔ نیلی نے سوچا تھا کہ جہاں اور سب جا کر اپنی تنخواہ کی بات اور سفارش کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی اتنا کام کرتی ہے۔ اگر شامو کو خیال نہیں آتا تو وہ خود اسے خیال کرائے گی کہ اب اس کی تنخواہ بھی بڑھا دے۔ آج ٹھیکیدار نے بھٹی آنا تھا کیونکہ آج سب کو تنخواہ مل لی تھی اور پیسوں سے سب کو اپنی ضرورتیں یاد آ جاتی تو وہ شامو کو سیٹ بنا دیتے۔ کوئی کندھے دبا رہا ہوتا تو کوئی ٹانگے، کوئی کھانا لا کر دیتا تو کوئی ویسے ہی بچھا جاتا، اور اسی آسرے میں وہ کتنوں کو خوش اور کتنوں کو اگلے مہینے تنخواہ کا لالچ دے کر اپنے کام نکلوا لیتا۔ سبھی جلدی جلدی اپنا کام نپٹا رہے تھے۔ نیلی نے اینٹوں کے سانچے کو زمین پر رکھا اور شامو کو اکیلا دیکھ کر اس کے پاس آئی۔ ڈر کا احساس تھا یا اندر بجتا کوئی الارم؟ نیلی نے دوپٹے کو پھیلا لیا۔ شامو، تو ٹھیکیدار سے میری تنخواہ بھی بڑھا دے۔ زیادہ نہیں، بس صرف 50 روپے، مجھے سخت ضرورت ہے۔ شامو نے بڑی توجہ سے اس کا جائزہ لیا اور پوچھا، تجھے کون سی ضرورت پڑ گئی؟ وہ ماں کی دوائی کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ اس نے خامخواہی دوپٹے کو چھیڑا۔ اچھا، تو شام میں جاتے ہوئے مجھ سے لے جانا، لیکن دیکھ کسی کو کہنا مت، ایویں باقی مزدور خراب ہوتے ہیں۔ شامو کچھ سوچتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ نیلی نے سر ہلا دیا۔ جا اب باقی کام کر۔ نیلی مسرور ہو کر کام نپٹانے لگی۔ دوپہر میں ٹھیکیدار بھی آیا تھا، لیکن اس بار تمام مزدوروں کو اپنے ہاتھ سے تنخواہ دینے کے بجائے وہ تمام رقم شامو کو دے گیا، کیونکہ اس کے بیٹے کی شادی تھی اور مصروفیت کے باعث وہ زیادہ دیر رک نہیں سکتا تھا۔ اسی خوشی میں اس نے سب کو کل کی چھٹی بھی دے دی تھی۔ پرسوں ویسے بھی جمعے کی چھٹی تھی، سو سبھی مزدور خوش ہو گئے تھے۔ پھلوں اور سبزیوں کا بیوپار ٹھیکیدار اکثر موسمی پھل شامو کو بھی دے جایا کرتا تھا۔ اس بار بھی وہ شامو کے لیے کشمیری سیب لایا تھا، جو بھٹی میں بنے
शामू अपने कमरे में ले आया। हर महीने की 5 तारीख को सबकी तनख्वाह आती थी। सब अपनी तनख्वाह लेते हुए घरों को निकल रहे थे। सक्कू ने भी उसका इंतज़ार नहीं किया क्योंकि उसका काका बीमार था और वो जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाहती थी। इजाफी रकम की खुशी में नीली इंतज़ार कर सकती थी। अपनी तनख्वाह लेकर वो फिर से ईंटें बनाने लगी क्योंकि शामू ने उससे इजाफी रकम का वादा किया था। अजहर होने तक इक्का दुक्का मजदूर भी अब भट्टी से जा चुके थे। नल से हाथ मुंह धोकर नीली शामू के कमरे के पास आई। इनकार या भूल जाने के अंदेशे के साथ उसने शामू को पुकारा। शामू, मुझे बाकी तनख्वाह भी दे दे। शामू कमरे के बाहर ही था। जैसे ही नीली को देखा तो वो हंसा। बड़ी पक्की है तू, चल आजा दे दूं तुझे तेरी इजाफी तनख्वाह। एक नज़र नीली के बदन पर डालकर वो अब कमरे की तरफ बढ़ा तो नीली कमरे के बाहर ही रुक गई। शामू अंदर जाकर फिर बाहर आया। आती क्यों नहीं? नीली ने घबराकर कहा। यही दे दे, मेरी माँ उड़ीक रही होगी। ओ कमली, पता चल जाएगा सबको और वो भी तकाजे करेंगे। तुझे पैसे चाहिए कि नहीं? टाइम न जाया कर मेरा। उसकी धमकी से नीली ने कमरे की तरफ पांव बढ़ाया। उसे खालू का लहजा याद आ गया। अपनी माँ को बेचती है या खुद को? मेरा कर्ज अदा कर और फिर कभी न मांगना। शामू ने पीला 100 वाट का बल्ब जलाया तो कमरा रोशन हो गया। उसको चारपाई पर बैठने का इशारा किया तो नीली किनारे पर ही बैठ गई। सेब खाएगी? बड़े मज़े के हैं। नहीं, बस तू मुझे पैसे दे दे, कालक हो रही है, माँ उड़ीक रही होगी। तू तो बड़ी मतलबी है। मैं तेरा ही काम कर रहा हूँ, दे रहा हूँ पैसे। उसने चाकू और सेब को वापस टोकरी में रख दिया और जाकर अपने संदूक के पास आ गया। नीली का दिल जोरों से धड़क रहा था। कभी वो यहाँ आने पर पछताती तो कभी ज़रूरत को याद करके ढीठ हो जाती। तूने ठेकेदार से तनख्वाह बढ़ाने की बात की थी? वो कहता है कि गुंजाइश नहीं है, अगली बार देखूंगा। शामू ने गहरी नज़रों से उसे देखा और मसनूई उदासी से कहा। नीली ने थूक निगला। फिर मैं जाती हूँ। वो खड़ी होकर मुड़ी तो शामू ने लपक कर उसको कंधे से पकड़कर मोड़ा। जाती क्यों है? मैंने कहा ना मैं दूंगा, तू रुक जा। अपने हाथ में 10-10 के 5 नोट नीली के हाथ खोलकर उसके ऊपर रख दिए और फिर उसके गाल को अपने हाथ लगाकर प्यार से बोला। कितनी प्यारी है तू। अगर ऐसे ही यहाँ आती रहेगी तो हर हफ्ते 20 रुपए दूंगा। उसने गाल छू कर नीली के दुपट्टे की तरफ हाथ बढ़ाया तो नीली ने अचानक ही जोरदार धक्का शामू को दे दिया और जल्दी से सेबू की टोकरी से चाकू निकालकर हाथ में पकड़ा। हरामजादी, तू लड़ेगी मुझसे? शामू जैसे ही संभला तो हैरत से उसे गाली दे दी। शामू, पास ना आइयो, मैं चाकू मार दूंगी। नीली कांप रही थी। चूहिया सी तो है तू, तू मारेगी मुझे? शामू हंसा। शामू ने उसका दुपट्टा खींचा और हाथ में मिसलते हुए मजीद करीब आने लगा। कुत्ते! वो चीखी। शामू 3 कदम दूर था जब नीली ने अपनी सारी ताकत के साथ चाकू उसके पेट में खबो दिया। वो लड़खड़ा कर पीछे को गिरा तो नीली ने डरकर चाकू निकाला और 2-3 बार फिर से चाकू मारा। नीली का सारा वजूद जलजले में था और कुछ लम्हों के बाद उसने खुद को संभाला। अपने चेहरे पर उड़ी हवाइयों के साथ उसने अभी तक वो सुर्ख हुआ चाकू मजबूती से थामा हुआ था। उस कुत्ते के पास गिरे हुए दुपट्टे को लेने वो दोबारा इसलिए गई थी क्योंकि उसका डर मर गया था और इस कुत्ते के हाथ से अपना दुपट्टा वो इसलिए ले रही थी क्योंकि अब उसे अपनी लज्जा का डर हो गया था। मगरिब की अजानें शुरू हो गई थी। चाकू वही फेंक कर शामू के सीने की तरफ देखा तो वो अभी भी हिल रहा था, मतलब वो जिंदा था। उसने दुपट्टा अच्छे से ओढ़ा और घर की तरफ चल दी। अपना दुपट्टा ओढ़ते हुए वो खौफ से फिर भी कांप रही थी। आज नीली के साथ जो कुछ भी हुआ था वो उसे अपनी उम्र से 20 साल बड़ा कर गया था। 2 दिन की छुट्टी की वजह से कोई भी शामू के बारे में ना जान सका। हफ्ते वाले दिन जब कुछ मजदूर ठेकेदार को बुला लाए तो शामू 2 दिन का मरा हुआ था और लाश ने बदबू फैलाना भी शुरू कर दिया था। ठेकेदार ने मजीद 2 दिन की छुट्टी का ऐलान करके लाश को उसके गांव रवाना किया। सब छुट्टी का सुनकर खुश थे।
लेकिन नन्ही डिंगली को नया रूप लग गया था। वहाँ तो गली में सिर्फ एक कुत्ता था जिससे उसका सामना सिर्फ सुबह के वक्त होता था, पर यहाँ तो अब हर जगह नजर आने लगे थे। किसी भी वक्त कोई भी हमला कर सकता था, उसे चौकन्ना रहना था।